नमस्कार, मैं शांतनु। आप देख रहे हैं INS 24। हमारे कार्यक्रम कैसा हो मोतिहारी नगर निगम का महापौर और उप महापौर। अभी आगामी दिनों में वार्ड कमिश्नर, महापौर और उप महापौर का चुनाव होने वाला है। ये धरती जो है ऐतिहासिक भूमि रही है और आज तक बहुत सारे मंत्री यहाँ हुए हैं। यहाँ चंपारण सत्याग्रह हुआ है, बापू की कर्मभूमि है। ये बहुत बड़े बड़े इतिहासकर्ता का जन्म यहाँ हुआ है। तो ऐसी स्थली का विकास जो है पर्यटक दृष्टिकोण से आज तक नहीं हो पाया है। तो इस आने वाले चुनाव में हम कैसे महापौर को चुने और कैसे उप महापौर को चुने या वार्ड कमिश्नर कैसा चुने ताकि इस नगर का विकास हो सके और इस देश के मानसिक पटल पर इसकी एक अलग छवि बन सके, इसके लिए हम शहर के प्रबुद्ध वर्गों को अपने आप सभी से रूबरू करा रहे हैं। आज इसी कार्यक्रम के तहत हमारे साथ मौजूद है चंपारण के धरती के प्रसिद्ध रंगकर्मी, कवि और बहुत अच्छे वक्ता श्री अभय अनंत जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल के तमाम दर्शकों की तरफ से। हम ये जानना चाहते हैं कि कैसा हो हमारा महापौर और उप महापौर और इस जगह का विकास कैसा हो। इसके सबसे पहले मोतिहारी नगर निगम के समस्त जनता को, सभी नागरिकों को मेरी तरफ से नमस्कार। यह आयोजन निश्चित रूप से यहाँ के जनता के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा, एक मार्गदर्शक बन करके उभरेगा। इसके लिए इस पूरे न्यूज़ 24 को भी सादर आभार और धन्यवाद। धन्यवाद आपका। रही बात कैसा प्रतिनिधि होना चाहिए, महापौर के रूप में, उप महापौर के रूप में या वार्ड पार्षद के रूप में। सबसे पहले थोड़ा अतीत को देखें तो चंपारण की यह धरती, खासकर मोतिहारी, यह सत्याग्रह की भूमि रही है जी। और वैसा सत्याग्रह जो अहिंसात्मक था। एक धोती पहन के और एक डंडा टेकता हुआ व्यक्ति, लाह मांस का पुतला जिसके सामने गोली, बंदूक या तोप तक फेल हो गए, उस शख्सियत की कर्मभूमि है यह चंपारण की धरती। और वहाँ जब अभी हाल में नगर निगम बनाने की घोषणा हुई तो निसंदेह यह स्वागत योग्य है सरकार के लिए। इसके लिए सरकार को भी हम धन्यवाद देते हैं। और यहाँ की जनता जो आज़ादी के बाद से बहुत सारे विकासोन्मुख कार्यों से वंचित रह गई है, उन जनता के लिए और इस जगह के लिए यह गौरव का समय है कि यह नगर निगम की मान्यता मिली है इसे और चहुमुखी विकास होगा इसके आलोक में। अब रही बात कि किस तरह का व्यक्तित्व होना चाहिए। जी। बीच एक शब्द आता है नेता। नेता की शाब्दिक परिभाषा जो पूर्व में थी और जो अब है, उसमें जमीन आसमान का अंतर हो गया है। नेता ही लोग होते थे सेवा भाव के लिए, जो जनता से जुड़ के रहे, जनता के लिए हो, उनके दुख दर्द में सहायक हो, वैसा व्यक्ति नेता होता था, नेतृत्व करने वाला होता था। ठीक उलट अभी के नेता जो केवल खुद के लिए सोचते हों, अपने परिवार के लिए सोचते हों, अपना विकास केवल सोचते हों, वे नेता होते हैं। साथ में जो विशेषण है, पहले था सच्चरित्र जी, ईमानदारी जी, व्यवहार कुशल होना। बिल्कुल ठीक उलट आज दुर्गुणों की जितनी भी परिभाषाएं हों, जितने भी उपनाम हो, वह सब जिस व्यक्ति के अंदर हो वह एक बड़ा नेता है। ये अब इन सभी बातों से इतर यहाँ की जनता से हम निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे और सजग भी करेंगे कि आप वर्तमान के तथाकथित नेताओं को त्यागें और नेता शब्द के वास्तविक अर्थ को जीने वाले जो लोग हैं उसके तरफ अपना ध्यान आकृष्ट करें।
जो ईमानदार हो, सुसंस्कृत हो, संवेदनशील हो, जी, उस तरह का, और जिसके पास एक विजन हो। हम बहुत ईमानदार भी हो गए, लेकिन एक तरह से हम गब्दू सोच के हैं, तो हम बहुत विकास नहीं कर सकते। तो एक विजन हो, व्यापक दृष्टिकोण हो, उस व्यक्ति के साथ आपको निश्चित रूप से जुड़ना चाहिए, क्योंकि वैसे विजनरी व्यक्ति से जब आप जुड़ेंगे तो आपके क्षेत्र का विकास होगा, आपके समाज का विकास होगा। आप जहाँ हैं उसके इर्द गिर्द उन तमाम चीज़ों का, छोटी से छोटी चीज़, कभी हम कहते थे कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों से संपूर्णता आती है। बहुत छोटी छोटी, उठने का ढंग, बैठने का ढंग, बातचीत करने का ढंग, बातचीत करने का ढंग, ये सब बहुत छोटी छोटी बिंदु हैं। एक कहीं टुकड़ा कागज़ का गिरा है, उसे उठाने की कोशिश, ये बहुत छोटी सी प्रक्रिया है। कहीं कुछ गंदगी फैला, उसको हटा देने की कोशिश या हटवा देने की कोशिश। तो मैं यह कह रहा था कि छोटी छोटी बातों से संपूर्णता आती है, लेकिन संपूर्णता अपने आप में छोटी चीज़ नहीं है। बिल्कुल। और हर किसी के लिए एक ही ज़िंदगी होती है जीने के लिए। जी जी। हमारे लिए, आपके लिए, जिन्हें आप अपना मत देंगे मेयर, उप मेयर या वार्ड पार्षद के लिए, उनके लिए भी सबों की ज़िंदगी एक ही होती है। उसी ज़िंदगी को कुछ लोग केवल जी करके बर्बाद करते हैं और कुछ लोग प्रयोग करते हैं। जी। तो आप वैसे व्यक्ति को जरूर चुने जो अपनी पूरी ज़िंदगी को प्रयोगवादी रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा हो, जिसका फिर कहेंगे विजन सकारात्मक हो, दूरदृष्टि हो, और स्वयं से ज़्यादा आपके और आपके समाज के विकास के लिए संकल्पित हो। एक बात हमारे हृदय को बड़ा कचोटती है, क्योंकि मैं पूर्वी चंपारण का हूँ, और ये जो जिला, जैसे आपने अभी बताया कि बापू की कर्मस्थली रही है, ध्रुव ऐसे व्यक्तित्व की तपस्थली रही है, महर्षि वाल्मीकि की ज्ञान और लौह कुश की ज्ञानस्थली रही है। तो ऐसी भूमि का विकास जो है आज़ादी के बाद से अब तक, क्योंकि अब इतिहास पढ़ते हैं तो चंपारण का नाम आता है, या पौराणिक इतिहास हो, चाहे मध्यकालीन का इतिहास हो, चाहे अभी वर्तमान का इतिहास हो, लेकिन बहुत सारे नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के भी नेता रहे, बीजेपी के भी नेता रहे, मंत्री भी रहे, पर्यटन मंत्री, बहुत ऐसे ऐसे पद के मंत्री यहाँ रहे हैं जिस उस तरीके से, लेकिन इसका विकास नहीं हो पाया। किसान मर रहा है, अभी भी चीनी मिल बंद है आपके इस ज़िले में, क्योंकि पहले भी नगर परिषद था। ये काम देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी वार्ड में कूड़ा कचरा भरा पड़ा है, कोई नाला ऐसा है जिधर से, जिस गली से, शहर के उस गली से आदमी गुजरना चाहे तो नाक बंद करके गुजरता है। तो ये जो नेतृत्वकर्ता लोग हैं, ये लोग विकास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इस पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को, खासकर कि इस पर भी लोग दृष्टि रखें? बात थोड़ी कड़वी लगेगी जी, लेकिन आप जो पूरी फेहरिस्त आपने बता दी आज़ादी के बाद से अब तक, विकास तो हुआ है। जी जी। आप जाके जो नेता हुए, जो मंत्री हुए, जी, उन लोगों का विकास देख लीजिए। जी जी जी, बिल्कुल। उनके घर का विकास देख लीजिए, उनके परिवार का विकास देख लीजिए। विकास तो हुआ है। जी जी जी, डायमेंशन बदला है। बिल्कुल। हम जिस विकास की बात अपने समाज के लिए चाहते हैं, अपने शहर के लिए चाहते हैं, वह नहीं हुआ। हमारा विकास हुआ। जी। हमारे तमाम परिवार से लेके खानदान का विकास हुआ। एक पद जिसकी सैलरी महज कुछ हज़ार रुपये है, उसके लिए, उस पद को पाने के लिए लोग लाखों लाख खर्च करते हैं। जो व्यक्ति साइकिल भी अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है, वह चुनाव जीतने के बाद स्कॉर्पियो मेंटेन करता है। आखिर कहाँ से आता है? ये तो बहुत छोटी सी बात है जो कोई भी विवेकशील व्यक्ति समझ सकता है कि वह पैसा कहाँ से आता है। और आप लोग देखते होंगे, हर जगह मुखिया है, सरपंच है, सबका चुनाव होता है। बहुत सारे लोग जो एक साइकिल भी किसी तरह चला करके मुखिया पद जीत गए हों, 6 महीना के अंदर स्कॉर्पियो रहता है। एकदम एकदम। तो आखिर वह, उसकी प्रक्रिया क्या होती होगी? कोई आकाश से तो बरस नहीं जाता होगा। सैलरी भी 2-4-5 हज़ार रुपये होती हैं उन लोगों, उन जैसे लोगों। जी जी। फिर कहाँ से आता है? तो कहीं ना कहीं विकास की जो विकास का जो पैमाना है, वह अगर ग्रामीण क्षेत्रों को लें तो गांव समाज का न हो करके
खुद का हो जाता है। ठीक वही स्थिति शहरों में है कि वार्ड पार्षद से लेकर के जो पूर्व के चेयरमैन रहे हैं, या अगर राजनीति में देख लें तो विधायक सांसद जो भी रहे हैं उनका अपना विकास जाके देख लें, उन लोगों का हुआ है विकास। भले ही शहर रसातल में चला गया हो, लेकिन उन लोगों ने अपना विकास बखूबी किया है। वर्तमान में यह स्थिति चीख चीख के लोगों को बता रही है कि अभी के समय के भी जो प्रतिनिधि हैं उनके अंदर का आकलन आप करें, जाके देखें और तब अंदाज़ा लगाएं कि कहाँ क्या है और क्या होना चाहिए। एक और चीज़ जो हमारे हृदय को कचुटा है, हमने देखा है इसको, यहाँ जो रोड के किनारे फुटपाथ पर जो दुकानदार हैं, आए दिन चूँकि अतिक्रमण है, ये तो वाजिब है कि अतिक्रमण है, रोड को घेर कर वो बैठते हैं, जाम लगती है, उनको हटाया जाता है। लेकिन एक और प्रश्न इसके साथ खड़ा होता है कि आखिर वो गरीब मजदूर जाए तो कहाँ जाए। इस पर भी सरकार को, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि उनकी अल्टरनेटिव व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं। इसके बारे में आप सरकार से क्या करना चाहते हैं, यहाँ के स्थानीय प्रशासन को क्या निर्देश देते हैं? दोनों पक्ष कहीं ना कहीं दोषी हैं। जी जी। प्रशासन केवल इसलिए दोषी है कि वह इन कार्यों को असमय शुरू कर देता है, बिल्कुल, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखता। जैसे अभी का देखिए, अभी ठंड जब बहुत जोरों पर थी, जी जी, जिस समय कनकनी और क्लाइमेक्स था एक तरह से, जी जी, उस समय तमाम झुग्गी झोपड़ी को उजारना यह नैतिक नहीं था। अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन वह भी एक समय उसका होना चाहिए। अब अभी जैसे जैसे समय ठीक हो रहा है, अभी के समय आप उजारें वो चलेगा, लेकिन उस समय जो घर से बाहर आदमी नहीं निकल पाता था, और आप थोड़ा उधर जाके देखिए, चंदवारी गुमटी से उधर बहुत सारी झोपड़ी गिरा दी गई थी। इधर आगे राजा बाजार से आगे देखिएगा, बहुत सारी झोपड़ियों को गिरा दिया गया था। तो वो सब अनुचित काम है। दूसरी बात, प्रशासन ने कभी शुरू यह भी किया था कि यह एक लिस्ट बनाया जाए कि कौन फुटपाथ के दुकानदार हैं और उनको कहीं ना कहीं जगह दी जाए। जी जी। और इसका अभी ताज़ा उदाहरण है कि मोती झील पर जितनी भी मछलियाँ बिकती थी दोनों तरफ, उन सबों को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया गया। जी जी। और यह भी आप जाने कि वह व्यवस्था अभी अच्छी है, सड़क एकदम साफ है, लेकिन 1-2 माह के अंदर फिर धीरे धीरे लोग रोड पर आ जाएंगे, रोड पर आ जाएंगे। तो यह इधर से कमी है। दूसरी बात, जब इस तरह के प्लानिंग की बात होती है तो यह मेरा देखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ दुकान चला रहा हूँ, मेरा नाम लिखा जाएगा, कल प्रशासन की टीम आएगी कि भाई इनको एक अलग दिया जाए। एक ठेला है, बहुत की हमारी औकात नहीं है, अब उसको टुकड़े टुकड़े में करके किसी भाई का नाम को खड़ा कर दिए, बेटा के नाम को खड़ा कर दिया, यानी एक आदमी का 4-5 ये हो जाए कि अगर मिले तो सबको मिले। तो सरकार के पास भी साधन सीमित है। जी। थोड़ा हमें वह स्थितियों को भी समझना होगा। जैसे होता नहीं है, कभी के समय गैस का लाइन लगता तो लोग ईंटा रख देता था रास्ते में कि ये वो हमारी लाइन हो गया। तो इस तरह की बातें भी फुटपाथ दुकानदारों की तरफ से की गई हैं, इसलिए प्रशासन को थोड़ी परेशानी भी हुई है इसमें। दूसरी बात कि एक बार हटा देने पर और कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाता है। अभी भी सरकार के पास बहुत सारा जगह है जहां इन लोगों को स्थापित किया जा सकता है, किया जा भी रहा है। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है कि हर कोई चाहता है कि हम एकदम सामने रहें, और उसमें पहले पैर फंसा आगे करके, फिर दोनों पैर आगे करके, फिर शरीर घुसा के, फिर पूरा आराम से सोने की जो प्रक्रिया है हमारे जनमानस की, वो लोग शुरू कर देते हैं। एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते आधा सड़क छेक लेते हैं। तो दोनों तरफ, दोनों पक्ष इसमें दोषी है, और दोनों को थोड़ा थोड़ा त्याग करके अगर बेहतर सोच के साथ आगे बढ़ेगा तो इस समस्या का निराकरण है। अच्छा, अभी तो मोतिहारी नगर परिषद से नगर निगम में गई है। एक और बात जानना चाहते हैं, नगर निगम और नगर परिषद जो थी, नगर निगम, ये नगर दोनों में अंतर क्या है और इससे यहाँ के आम जनता को क्या फायदा होगा? नगर परिषद का दायरा सीमित होता है जी, अधिकार सीमित होता है जी। जो वार्ड पार्षद नगर निगम में होते हैं, जी जी, उन लोगों का भी जो वे ऑफ वर्किंग है, जी जी,
वो थोड़ा सा सीमित दायरे में होता है। जी जी और निगम बन जाने के बाद जी जो सरकारी फंड आता है विकास के लिए, उसकी भी राशि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है नगर परिषद की अपेक्षा नगर निगम के लिए। तो जब राशि ज़्यादा होगी तो विकास का काम भी ज़्यादा होगा यदि हम चाहें तो। जी फिर अब पूर्व में आ जाए कि अगर खुद का विकास करने लगे तो वह ज़्यादा राशि खुद के लिए हो जाएगी, जी, जी। समाज के लिए समाज के लिए नहीं। नगण्य होने लगेगी। तो यह एक बड़ी बात है। दूसरी चीज़ कि जब अधिकार बढ़ेगा, राशि का फंडिंग ज़्यादा होने लगेगा, तो अगर हम पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाहें तो वह बहुत सारा भी। सबसे बड़ी चीज़ यह ध्यान देने की होती है कि महापौर का पद जो है वह राजनीतिक पद नहीं है। जी जी विधायक राजनीतिक होता है, सांसद राजनीतिक होता है, यह एरिस्टोक्रेटिक पद है, प्रशासनिक पद है मेयर का, यह राजनीतिक पद नहीं है। ठीक है। और यह शहर के एक मालिक होते हैं जिला पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी। ठीक है। और दूसरे मालिक महापौर ही होते हैं। देश के लिए फर्स्ट सिटीजन जैसे राष्ट्रपति को कहा जाता है, शहर का फर्स्ट सिटीजन डीएम नहीं होता, महापौर होता है। जी यह उस इक्विवेलेंट का पद है। राष्ट्रपति भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं होता, महापौर भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं होता। तो जितने अधिकार हैं, जितनी क्षमताएं हैं, अगर उसका सही रूप में अगर सदुपयोग हो तो शहर बहुत खूबसूरत बन सकता है। अंत में हम चाहेंगे, चूँकि आप एक प्रसिद्ध रचनाकार और कवि भी रहे हैं, तो हमारे इस ज़िले के नौजवानों को कविता की कुछ चंद लाइनों से आप उन्हें प्रेरित करें ताकि वो प्रेरणा स्रोत बने और आगामी चुनाव में एक अहम भूमिका आपके वक्तव्य के द्वारा यहाँ के नौजवान लगाएं, ताकि इस शहर का से एक अच्छे व्यक्तित्व के, आप ही के शब्दों में, एक अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी जो हो वो महापौर और उप महापौर के रूप में चुन कर आए, ताकि इस शहर का विकास हो सके। इसके लिए कुछ चंद लाइनें कविता की, चूँकि आप एक अच्छे कवि भी हैं, उस माध्यम से हमारे नौजवानों को प्रेरित करें। सबसे पहले ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक जो अभी ट्रेंड चला आ रहा है जी, कि हमारे आपके अंदर या हमारे आपके बच्चों के अंदर नफ़रत का इतना बीज भर दिया जाए, जी जी, इस तरह से नफ़रत पैदा कर दिया जाए कि जो आपका मेन गोल है, पढ़ना है, भविष्य संवारना है, उससे आपको वंचित कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि उस तत्व के जो लड़के हैं वो कहीं ना कहीं है, सेटल है या बाहर विदेश में पढ़ रहे हैं, पढ़वा रहे हैं लोग, लेकिन हमारे आपके बच्चे अगर सही रूप में पढ़ के शिक्षित हो गए तो फिर उनकी राजनीति नहीं चमक पाएगी। तो हम लोगों के अंदर नफरती बीज इस तरह से बोने की कोशिश हो रही है कि हम लोग अपने मेल उद्देश्य से भटक रहे। एकमात्र नौजवानों के लिए है कि आप जाति धर्म को त्याग दें। शिक्षा का विकास जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आपके अंदर वह खुद फीलिंग आएगी। अगर नफरती गैंग आपके कान को नहीं भर रहा है तो खुद वह स्थिति आएगी कि आप ये जाति धर्म आदि जैसी दूषित मानसिकता से अपने को हटा लेंगे। तो उस आधार पर आप वोट भी ना करें। दूसरी चीज़, खुद को बेचे नहीं। रुपये पैसे या दारू शराब, ये अलग बात है, अभी बिहार में बंद है, लेकिन या किसी भी तरह के लालच में न खुद आए और न अपने साथ के लोगों को आने दें, न अपने परिवार के लोगों को आने दें। हो सकता है आप अभी युवा हैं, आपके अंदर जोश है, लेकिन आपसे जो बड़े लोग, पीढ़ी के ऊपर की पीढ़ी के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद के चक्कर में आ जाएं। आपका यह काम है, चूँकि आप देश के नव निर्माता हैं, भविष्य, देश का भविष्य आपके कंधों पर है। आप उन तमाम अपने बड़े लोगों को यह आगाह कर सकते हैं कि इस तरह की मानसिकता से उभरे और जो सही में लोगों के लिए जीने वाला व्यक्तित्व है उसे चुने। और अंत में जब शांतनु जी का है तो अचानक इन्होंने
एक इस भाव से हम देख सकते हैं कि तुम्हें तोड़ना होगा, हाँ तोड़ना होगा तुम्हें रूढ़िवादी परंपरा के विकृत स्वरूपों को। एक लंबी कविता है, अभी अचानक में बहुत याद नहीं है। एक समाप्त हम एक इस भाव से करते हैं कि लोग आते हैं बंद आँखों में सपने लेकर और लोग जाते हैं खुले आँखों में सपने लेकर। बिल्कुल। अब देखेंगे जब जन्म होता है तो बच्चे की आंखें बंद होती हैं, जी। लेकिन बहुत सारे सपने उसकी आंखों में घुमर रहे होते हैं और मरने पर अधिकांश आंखें खुली रहती हैं। जी। देखिए आँख, उस आँख को ढका जाता है, ठीक है, नहीं तो खुली रहती। तो इसी को बिंब बना के इसी भावभूमि पर है कि लोग आते हैं बंद आँखों में सपने लेकर, लोग जाते हैं खुले आँखों में सपने लेकर। सपने सपने ही हैं जो बनते और बिखरते हैं। सपने ही हैं जो बनते और बिखरते हैं। तुम जियो ऐसे कि सपने जिए जीवन लेकर। वाह। तुम जियो ऐसे जैसे कि सपने जिए जीवन लेकर। आपके सपने जीवन बन जाएं और आपका जीवन बन जाए तो आप उस अनुसार दूसरों को बनाने की कोशिश करें। यह सोच अगर फलीभूत हो गई तो हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा शहर, हमारा राज्य, हमारा देश निश्चित रूप से बहुत आगे चला जाएगा और स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय निकाला और आपके बताए मार्ग पर चलकर निश्चित रूप से इस चंपारण के युवा एक नया इतिहास लिखेंगे और एक अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी को महापौर और उप महापौर बनाएंगे। ऐसे ही आप बने रहिएगा हमारे चैनल पे। हम शहर के प्रबुद्ध लोगों से आप सभी को रूबरू कराएंगे और इसको देखने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।